हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एथेंस के एक ग्रेट फिलोसफर सुकरात के बारे में। एथेंस की भीड़भाड़ वाली गलियों में, जहां व्यापारियों की आवाजें और घोड़ों की टापें गूंजती थीं, वहां एक व्यक्ति अपने सवालों की धार से लोगों के भ्रमों को काट रहा था। उसके पास न कोई धन था, न कोई सत्ता, फिर भी लोग उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि वह उन्हें उनके ही विचारों के सामने निर्वस्त्र कर देता था। सुकरात, वह व्यक्ति जो आत्म मंथन की कला में निपुण था। पर क्या सुकरात केवल एक महान दार्शनिक थे, या उनके मानस में कोई गहरी मनोवैज्ञानिक जटिलता छिपी थी? क्या उनकी सोच और व्यवहार किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से व्याख्यायित हो सकती है? आइए उनकी कहानी को समझते हैं। सुकरात की सबसे बड़ी विशेषता थी मैं कुछ नहीं जानता का दर्शन। यह कोई साधारण विनम्रता नहीं थी, बल्कि गहरी मेटाकॉग्निशन, सोचने की प्रक्रिया पर सोचना का प्रमाण था। आधुनिक मनोविज्ञान में मेटाकॉग्निशन वह क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और विश्वासों की वैधता पर सवाल उठाता है। सुकरात न केवल खुद पर सवाल उठाते थे, बल्कि दूसरों को भी यह करने के लिए मजबूर करते थे। ये गुण डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को भी दर्शाता है, जिसमें अज्ञानी लोग खुद को अधिक बुद्धिमान मानते हैं, जबकि सच में बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है। इसलिए जब सुकरात ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तो यह उनकी गहरी आत्म जागरूकता और मेटाकॉग्निटिव क्षमता का प्रतीक था। एक बार एथेंस के एक बड़े चौक में लोगों की भीड़ जमा थी। वहां एक प्रसिद्ध विद्वान अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। सफेद चोगा पहने उसने गर्व से कहा, मुझे सभी विषयों की समझ है। राजनीति, नैतिकता, खगोल शास्त्र, हर चीज पर मेरी पकड़ है। भीड़ ने तालियां बजाईं। सुकरात, जो पास में एक पत्थर पर बैठे थे, मुस्कराए। उन्होंने अपनी पुरानी आदत के अनुसार एक सवाल उछाल दिया, ओ ज्ञानी पुरुष, क्या तुम सच में सब कुछ जानते हो? विद्वान ने घमंड से कहा, बिल्कुल, मुझसे कोई भी विषय पूछो, मैं उत्तर दे सकता हूं। सुकरात आगे बढ़े और बोले, अच्छा, तो मुझे न्याय की परिभाषा समझाओ। क्या न्याय वही है जो बहुमत तय करता है, या कोई सार्वभौमिक सत्य? विद्वान कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, न्याय वह है जो कानून कहता है। सुकरात मुस्कराए, लेकिन अगर एक कानून अन्यायपूर्ण हो, अगर बहुमत किसी निर्दोष को दंडित करे, तो क्या वह न्याय होगा? विद्वान हड़बड़ा गया। भीड़ अब और ध्यान देने लगी। मेरा मतलब है, न्याय एक जटिल विषय है। सुकरात ने दूसरा सवाल दागा, क्या तुम आत्मा को जानते हो? विद्वान ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, आत्मा वह है जो हमें चेतना देती है। क्या तुमने इसे देखा है? सुकरात ने पूछा। नहीं, परंतु यह मौजूद है, विद्वान बोला। तो तुम उस चीज को मानते हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं? अब भीड़ हंसने लगी। विद्वान को समझ नहीं आ रहा था कि यह चर्चा किस ओर जा रही है। विद्वान ने झल्लाकर कहा, तुम बस सवाल ही पूछते रहते हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। सुकरात ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, परंतु तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, जबकि तुम्हारी बातें खुद ही विरोधाभासी है। भीड़ अब पूरी तरह सुकरात के पक्ष में थी। विद्वान का अभिमान चूर चूर हो गया। सुकरात ने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हम कितनी बातें जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करें और सवाल पूछते रहें। और यही था सुकरात का सबसे बड़ा ज्ञान, मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात की एक प्रसिद्ध शैली थी, सोक्रेटिक मेथड, यानी सवालों का सिलसिला। वो किसी भी व्यक्ति के विचारों को इतने विरोधाभासों में उलझा देते थे कि वो खुद ही अपनी सोच पर संदेह करने लगता। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति, पर आधारित था, जिसमें जब किसी व्यक्ति के विश्वास और वास्तविकता में टकराव होता है, तो वो असहज महसूस करता है। सुकरात इसी असहजता का उपयोग करके लोगों को नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर कर देते थे। उदाहरण के लिए, जब एक राजनीतिज्ञ ने दावा किया कि वह सबसे बुद्धिमान है, सुकरात ने कुछ सवाल पूछे, जिससे वह अपने ही शब्दों में उलझ गया और अंत में स्वीकार किया कि वह उतना बुद्धिमान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये रणनीति आज के साइकोथेरेपी, विशेषकर सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, में भी उपयोग की जाती है, जहां नकारात्मक सोच को चुनौती देकर बदला जाता है। एक दिन सुबह का समय था। एथेंस के मुख्य चौक अगोरा में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। व्यापारी सामान बेच रहे थे, दार्शनिक बहस कर रहे थे, और युवा छात्र अपने गुरुओं से ज्ञान ले रहे थे। इसी बीच एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एल्थियस भारी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। वो सफेद चोगा पहने, सिर ऊंचा किए हुए गर्व से चल रहा था। उसके चारों ओर उसके अनुयायी थे, जो उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे थे। एल्थियस ने ऊंची आवाज में घोषणा की, एथेंस में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। मैंने सबसे बड़े विद्वानों से अध्ययन किया है, कानूनों को गहराई से समझा है,
और राजनीति की हर बारीकी को जानता हूं। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन तभी पास में बैठे एक वृद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर उठाया। यह कोई और नहीं बल्कि सुकरात थे। उन्होंने धीरे से कहा, ओ महान राजनीतिज्ञ, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? एल्थियस ने अहंकार भरी हंसी हंसी, बिल्कुल, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। सुकरात मुस्कुराए और बोले, तो आप कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं? हाँ, बिल्कुल। एल्थियस ने गर्व से उत्तर दिया। अच्छा, क्या बुद्धिमत्ता ज्ञान से आती है? हाँ, निश्चित रूप से। तो क्या कोई व्यक्ति हर चीज का ज्ञान रख सकता है? एल्थियस थोड़ा हिचकिचाया, नहीं, यह असंभव है। दुनिया बहुत विशाल है और हर विषय को जानना मुश्किल है। सुकरात ने धीरे से पूछा, तो यदि कोई व्यक्ति हर चीज का ज्ञान नहीं रख सकता, तो क्या वो पूर्ण रूप से बुद्धिमान हो सकता है? अब एल्थियस को एहसास हुआ कि वो अपने ही शब्दों में उलझने लगा है। भीड़ में से कुछ लोग मुस्कुराने लगे। एल्थियस का दिमाग असहज हो गया। उसने खुद को सबसे बुद्धिमान कहा था, लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा कि उसने जो कहा वो सच नहीं था। यह वही कॉग्निटिव डिसोनेंस था, जब किसी व्यक्ति के विचार और वास्तविकता में टकराव होता है तो वह मानसिक असहजता महसूस करता है। वो घबराकर बोला, मैंने ये कहा था कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं, परंतु शायद ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब तुमने खुद ही अपनी सोच पर संदेह कर लिया। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते। एल्थियस सिर झुकाकर सोच में पड़ गया। उसकी भीड़, जो कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा कर रही थी, अब सुकरात की बातें सुनने में अधिक रुचि लेने लगी। तभी सुकरात ने अपनी अंतिम बात कही, बुद्धिमान वह नहीं जो कहे कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। एल्थियस ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप भीड़ से निकल गया, अब पहले से थोड़ा अधिक बुद्धिमान। हालांकि सुकरात का उद्देश्य सिर्फ सच को उजागर करना था, लेकिन एथेंस के प्रभावशाली लोग उन्हें खतरनाक मानते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये सोशल कन्फॉर्मिटी और ग्रुप थिंक की समस्या थी। सॉलोमन एश एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि लोग अक्सर सामाजिक दबाव में गलत भीड़ का समर्थन करते हैं। सुकरात का तर्कशास्त्र इस सामूहिक मानसिकता, ग्रुप थिंक, को तोड़ने का काम करता था। जब कोई राजा या राजनीतिज्ञ कहता, मैं सही हूं, और सुकरात उसे ही चुनौती दे देते, तो ये पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता था। इसलिए उन्हें युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगा और अंततः मौत की सजा दी गई। जब सुकरात को जहर पीने की सजा मिली तो उनके शिष्यों ने उन्हें भागने के लिए कहा, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। क्यों? मनोवैज्ञानिक रूप से यह एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद और डेथ एक्सेप्टेंस थियरी की ओर इशारा करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्नेस्ट बेकर ने कहा कि लोग अपने मौत के डर से बचने के लिए धर्म, शक्ति या धन की ओर भागते हैं, लेकिन सुकरात ने इसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मृत्यु या तो एक लंबी नींद है या फिर आत्मा की यात्रा, दोनों ही डरने लायक नहीं है। यह उनकी उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मृत्यु के प्रति निडरता को दर्शाता है। अगर सुकरात आज के समय में होते तो वे एक मनोवैज्ञानिक थेरेपिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट या शायद एक महान प्रोफेसर होते। उनकी सोच न केवल दर्शन बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती थी। वे लोगों के भ्रम तोड़ते, सच उजागर करते और समाज के मानसिक जड़ों को हिलाते। शायद इसीलिए उन्हें विष देकर चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन उनके सवाल आज भी जीवित हैं। एथेंस, 399 बीसी, अंधेरे से भरा एक कमरा, टॉर्च की हल्की रोशनी में चमकती दीवारें और बीच में बैठा एक बूढ़ा आदमी, सुकरात। सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। उन्होंने तय कर लिया था, न कोई भागने का विचार, न कोई डर। क्रिटो, उनका सबसे प्रिय शिष्य, कमरे में घुसते ही घबराए स्वर में फुसफुसाया, गुरु, समय बहुत कम है। हम सबने मिलकर योजना बना ली है। आपको जेल से निकालने के लिए सब तैयार है। सुकरात मुस्कुराए, मानो कोई पुराना रहस्य जान चुके हो। क्रिटो, उन्होंने शांति से कहा, क्या तुम मुझसे वाकई चाहते हो कि मैं अपने ही दर्शन को तोड़ दूं? क्रिटो गुस्से में आ गया, ये दर्शन नहीं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। सुकरात ने धीरे से अपने पैर मोड़े, हाथों को घुटनों पर रखा और बोले, और अगर मैं मौत से भागूं तो क्या मैं सच में जिंदा रहूंगा या मैं अपनी ही आत्मा को मार दूंगा? क्रिटो अवाक था। सुकरात जानते थे कि मृत्यु का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि जीवन खत्म हो जाएगा, बल्कि यह कि हम नहीं जानते कि उसके बाद क्या होगा। अर्नेस्ट बेकर के मुताबिक हर इंसान अपने अंत के डर से बचने के लिए किसी न किसी चीज में शरण लेता है, धर्म, ताकत, पैसा या प्रसिद्धि, लेकिन सुकरात ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना। क्रिटो, सुकरात ने कहा, मौत या तो एक लंबी गहरी नींद है
जिसमें कोई सपना नहीं आएगा, या फिर आत्मा की एक यात्रा जहां मैं होमर और पाइथागोरस से मिल सकूंगा। ये दोनों ही डरने लायक नहीं है ना? क्रिटो ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर चुप हो गया। सुकरात के ये विचार आधुनिक मनोविज्ञान से गहराई के साथ जुड़े थे। अगर वे आज के युग में होते तो शायद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते। वे मन के भ्रम तोड़ते, लोगों के फॉल्स सेल्फ को बेनकाब करते और अस्तित्ववादी थेरेपी की एक नई शाखा बना देते। शायद वे एक न्यूरोसाइंटिस्ट होते जो ब्रेन और कॉन्शसनेस पर रिसर्च करते, या फिर वे एक माइंड गेम मास्टर होते, एक ऐसे प्रोफेसर जो छात्रों के डर को खत्म कर उन्हें सच्चाई के करीब ले जाते। जहर का प्याला लाया गया। सुकरात ने उसे देखा जैसे यह कोई साधारण पेय हो। एक और सवाल, क्रिटो, उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या जहर शरीर को मार सकता है लेकिन आत्मा को नहीं? क्रिटो का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुकरात ने प्याला उठाया, एक ही बार में पी लिया। चंद मिनटों बाद उनका शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उनकी हंसी अभी भी गूंज रही थी, एक विष से भरी हंसी जो आज भी दुनिया के भ्रमों को तोड़ने के लिए जिंदा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।